हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 1 और इसका न्यूमेरिकल्स का पार्ट नंबर 6। देखिए, न्यूमेरिकल के पार्ट नंबर 5 तक मैंने आपको करा दिए और आज हमारा 6 चलेगा। ठीक है। और एक बात जो मुझे आपसे कहनी थी वो ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस क्लासेस में आगे चल रहा होगा, कॉलेज की क्लासों में आगे चल रहा होगा, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका भी पीछे चल रहा होगा। ठीक है। तो जिन बच्चों का पीछे चल रहा है तो उनके लिए जो मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आप डेली रेगुलर क्लास कीजिए। ठीक है। तो जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ते जाइए और बाकी क्लास में जब आपका पढ़ाया जाएगा तो वहाँ आपका रिवीजन हो जाएगा और क्लास का काम अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब उन बच्चों के लिए जो कि क्लास में चल रहे आगे, उनका सिलेबस क्लास में चल रहा है आगे और यहाँ हमारा चल रहा है अभी पीछे। ठीक है। उन बच्चों के लिए देखिए, वो बच्चे क्या करेंगे, जो आपका क्लास में चल रहा है, ठीक है, उसको तो आप क्लास में पढ़ते रहिए। ठीक है। साथ ही साथ हमारा यहाँ पर जो हम पढ़ाया जा रहा है इसकी भी आप रेगुलर क्लास कीजिए, ताकि जैसे ही आप ये क्लासेस करते रहेंगे तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ ही साथ जो आपकी थ्योरी डेरिवेशन है उनका आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे आगे निकल गए वो ये सोचें कि भी उनका आगे चल रहा है क्लास में और यहाँ पीछे पढ़ा रहे हैं। कोई नहीं, आपका रिवीजन हो रहा है, एक्स्ट्रा ही तो पढ़ रहे हो, एडवांस में तो पढ़ रहे हो आप। ठीक है। तो यहाँ आपका फ़ायदा ही होगा, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। और जिन बच्चों का क्लास में पीछे चल रहा है उनका पहले से एडवांस में यहाँ चल रहा है सिलेबस, और पीछे से जब आप क्लास में करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा और वहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा क्लास के अंदर। ठीक है। तो दोनों ही केसेस में फ़ायदा है आपको। ठीक है। जिनका सिलेबस आगे चल रहा है उनके लिए फ़ायदा है, जिनका पीछे चल रहा है क्लास में उनके लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। तो दोनों के लिए फ़ायदा है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि यहाँ हम क्यों पढ़ें। ठीक है, ऐसा ना सोचें। ठीक है। आप पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा ही मिलेगा इस वीडियो से। ठीक है। और दूसरी बात, जो हम जो करा रहे हैं पार्ट नंबर 6 करा रहे हैं अभी। ठीक है। जो न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं ये एक्टिव वाली बुक से चल रहे हैं। कुछ बच्चों के पास अदर राइटर की बुक होंगी, कोई नहीं, मैं आपको क्वेश्चन तो दे ही रहा हूँ ना स्क्रीन पर, क्वेश्चन तो आपको दे ही रहा हूँ। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, बोर्ड में क्या होता है कि कोई एक बुक फिक्स नहीं होती कि जिससे न्यूमेरिकल आएंगे। इसमें तो ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की आप रिवीजन कर लेंगे, कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना ही आपका फ़ायदा होगा। ठीक है। तो जो आपकी क्लास में आपकी जो बुक लगी हुई है आप उनसे तो पढ़ते रहिए क्लास के अंदर, और न्यूमेरिकल्स आप यहाँ भी करते रहिए। ये आपको फ़ायदा ही देंगे, नुकसान नहीं होगा इसमें आपका। ठीक है। कोई नुकसान नहीं होगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है। और देखिए, मैं जो कराऊंगा वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे कि इस बुक के अंदर अभी 40+ न्यूमेरिकल है। ठीक है। और अभी हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे चल रहे हैं। तो हो सकता है कि इस वीडियो में ना होकर अभी 1-2 वीडियो और आए जिसमें आपके सारे न्यूमेरिकल्स कवर हों। तो मैं क्या करूंगा कि मैं सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर कराऊंगा, इस बुक के सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है। तो कोई भी ये ना सोचे कि सर तो अभी न्यूमेरिकल ही करा रहे हैं, चैप्टर 1 पे ही है, फिर उसके बाद 2 कराएंगे। ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं सारे न्यूमेरिकल्स अपने तरीके से कराऊंगा, यानी मैं पूरी बुक के सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, टोटल न्यूमेरिकल्स। ठीक है। मैं न्यूमेरिकल नहीं छोड़ने वाला बिल्कुल भी। जैसे ही मेरे ये न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही नया चैप्टर स्टार्ट होगा। अब मैं सबको एक साथ लेकर तो देखो मैं ऑनलाइन नहीं चल सकता, किसी का सिलेबस ज़्यादा आगे पहुंच गया है क्लास में, किसी का पीछे चल रहा है। तो मैं जो पढ़ाऊंगा यहाँ अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, अपनी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है। सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं आपको। ठीक है। बात रही सिलेबस की, सिलेबस आपका मैं दिसंबर से पहले ख़त्म कर दूंगा। ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मेरा टारगेट रहता है कि दिसंबर से पहले मैं आपका सिलेबस कवर करा के दूंगा, चाहे कैसे भी कराऊँ। ठीक है। तो आप परेशान ना हो, मैं अपने स्तर से सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। तो आपका काम है सिर्फ जो भी वीडियो आ रही हैं उनको सीधे पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, बस ये आपका काम है। आप ज़्यादा ना सोचें, जो सोचना है वो मेरा काम है कि कैसे सिलेबस कराना है, कब तक कराना, वो मेरा काम है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि दिसंबर से पहले मैं सारा सिलेबस करा दूंगा आपका। ठीक है। तो बिल्कुल भी मत घबराइए, बिल्कुल भी जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं अभी इन क्वेश्चनों को छोड़कर चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अभी इसके अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड में आ चुके हैं पहले। ठीक है। उनको कराना बाकी है। ठीक, चलिए तो मैं करता हूँ स्टार्ट बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 27 लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पर आपके सामने है, देख सकते हैं आप। देखो मैं पढ़ के बता रहा हूँ क्या है। भुजा ए वाले वर्ग के चारों ओर ABCD एक समान आवेश A रखा गया है। बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है आपसे कि ये ABCD भुजा A वाला एक वर्ग है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम वर्ग की भुजा क्या दे रखी है इसमें, भुजा। ठीक है।
क्या है, ए है, यानी वर्ग है तो चारों भुजाएं क्या होंगी, ए होंगी, यानी चारों भुजाएं समान होंगी। ठीक है, अब हर बिंदु, हर कोने पर, यानी कि ए बी सी डी 4 कोण है, चारों कोनों पर एक आवेश रखा गया Q। तो ए पर भी Q आवेश रखा गया है, बी बिंदु पर Q आवेश है, सी पर भी Q है, और इधर डी बिंदु पर भी Q आवेश रखा गया है, यानी चारों कोनों पर Q आवेश रखा गया है। और इस डी बिंदु पर आपको क्या निकालना है, वैद्युत बल निकालना है। ठीक है, बिंदु डी पर। तो कैसे निकालेंगे, परिणामी बल निकालना है बिंदु डी पर। देखिए सबसे पहले हम ए बिंदु पर, ठीक है, ए बिंदु पर जो आवेश है Q, इसके कारण इस डी पर रखे आवेश Q पर बल निकालेंगे। तो ये सारे देखो धन धन आवेश है, क्योंकि सारे समान आवेश है, तो सारे सारे कैसे हैं, धन धन आवेश है। तो ये Q आवेश इस Q आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये इस वाले पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा और वो इधर को लगेगा। ठीक है, तो इसके कारण यानी ए बिंदु पर रखे आवेश के कारण मैंने वैद्युत बल को F1 माना है। तो F1 की दिशा क्या आ गई, नीचे की ओर आ गई। ठीक है, अब देखो, अब बिंदु बी पर आ गए हम। बिंदु बी से इस डी पर बल निकालना है, तो इसको मैं इस तरीके से मिला देता हूं, देखो। ठीक है, और देखिए ये क्या करेगा, प्लस प्लस करेगा प्रतिकर्षित, इस तरीके से। ये वाला प्लस इस आवेश प्लस पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यानी कि ये हो गया हमारा F2 बल। ठीक है, F2 हो गया। अब देखिए ये वाला प्लस Q आवेश इस पर क्या लगाएगा, फिर से प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, तो ये लगाएगा इस पर इधर को बल। सपोज करो ये हो गया हमारा F3। तो इस तरीके से हमने तीनों आवेशों के कारण इस डी पर रखे आवेश Q पर बल निकाल लिए। इसके कारण बल नीचे को लगेगा, इसके कारण बल इधर को लगेगा, और इसके कारण बल इधर को लगेगा। तो 3 बल लग रहे हैं हमारे F1, F2, F3। अब इन तीनों को ज्ञात कर लें कि कितना होगा, इन तीनों के मान निकालिए सबसे पहले। ठीक है, और उससे पहले आप क्या देखेंगे, ये जो आपका ए बी डी है ना, ए बी डी, इस त्रिभुज में ये जो विकर्ण आ रहा है ना बी डी, इसकी दूरी आपको ज्ञात करनी होगी, विकर्ण बी डी। तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डी ए बी में। ठीक है, डी ए बी में। अब देखो कैसे निकालेंगे, एक तरीके से ये जो होगा कर्ण होगा। अब देखो ये भुजा ए है और ये भुजा भी ए है। ठीक है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे एक लंब हो गया, एक आधार हो गया, और ये जो है हमारा बी डी, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, और कर्ण क्या है हमारा डी बी। ठीक है, और लंब कितना है हमारा, लंब है हमारा ए डी मान सकते हैं हम, ए डी का स्क्वायर, और प्लस आधार है हमारा, आधार हम ए बी मान सकते हैं इसमें। ठीक है, ए बी का वर्ग, और डी बी हमारा फाइंड होना है, हम है ना, डी बी हमें फाइंड करना है। तो इस इधर से स्क्वायर इधर अंडर रूट बन जाएगा, और ए डी की वैल्यू कितनी है, ए है, ए भी आपका वो भी ए है। तो इस तरीके से हमारा 2a², और यानी कितना आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, a अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, डी बी निकल के आ गया, डी बी, यानी ये जो आई है डी बी, ये आई हमारी a अंडर रूट 2 आ गई। सही है, तो इस तरीके से हमने दूरी निकाल ली, a अंडर रूट 2 आ गई। कोई दिक्कत किसी को? अब जरा ध्यान से देखेंगे, पहले मैं F1, F2 और F3 के मान निकाल लेता हूँ। ठीक है, देखो हम लिखेंगे बिंदु A पर रखे आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु D पर रखे आवेश पर बल। ठीक है, बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण बिंदु डी पर रखे आवेश पर बल। ठीक है, ठीक। अब देखिए उसको मैंने क्या मान रखा है, बल को F1 मान रखा है। क्या मान रखा है, F1। कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला होता है हमारा 1/4πε0 कूलम्स लॉ से। ठीक है, और Q1 Q1 आपका Q है, Q2 भी आपका Q है। देखो A पर भी Q है और D पर भी Q है, तो Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, A से D तक की A है, यानी कि A² आ गया। अब इसकी दिशा क्या होगी, दिशा क्या होगी, A
ए डी दिशा में, क्या आएगा, ए डी दिशा, ए डी, ए से डी की ओर जा रहा है ना, तो आप लिखेंगे ए से डी की ओर, सही है, इस तरीके से। अब लिखेंगे हम बिंदु बिंदु बी पर रखे आवेश, बिंदु बी पर रखे आवेश के कारण, बिंदु डी पर रखे आवेश पर बल, ठीक है। उसको क्या मान रखा है मैंने, F2 मान रखा है, क्या मान रखा है, F2। फिर से फॉर्मूला लगा दें, कूलाम्स लॉ, Q1 Q और Q2 का मान भी कितना है, Q। देखो B पर भी Q आवेश है, D पर भी, Q1 Q2 अपन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है हमने पहले निकाल लिए, डिस्टेंस कौन सा आएगी, B से D तक की डिस्टेंस, B पर जो आवेश है उसके कारण D पर रखे आवेश Q पर बल निकाल रहे हैं, यानी B से D तक की दूरी आएगी, यानी A√2 आएगी, A√2 आएगी, ठीक है। और इसका हो जाएगा स्क्वायर, यानी आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, A स्क्वायर, और √2 से स्क्वायर खत्म, यानी कि 2, ठीक है। ये तो हो जाएगा 2 स्क्वायर से अंडर खत्म हो जाएगा 2, और A स्क्वायर, ये आएगा 2A स्क्वायर आएगा। ये हो जाता है हमारा यहाँ से F2 का मान हो जाता है। और ये किस दिशा में आएगा, ये आएगा B D दिशा में, B से D की ओर, ठीक है। ये हमारे F1 और F2 के मान आए। अब इसी तरीके से हमें F3 का मान भी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं यहाँ से इसको ना थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ इसको, आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। देखिए बिंदु C पर रखे आवेश, बिंदु C पर रखे आवेश के कारण बिंदु D पर रखे आवेश पर बल, ठीक है। तो वो कितना है, हमने मान रखा है उसको F3 मान रखा है, फॉर्मूला वही कूलाम्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा, Q1 जो कि Q है, ठीक, Q2 का मान भी क्या है, Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कौन सी आएगी, C से D तक की डिस्टेंस, जो कि क्या है, A तो रहेगी, चारों भुजाएं A होंगी, क्यों, क्योंकि वर्ग की भुजा क्या है, A है, तो चारों भुजाएं A होंगी, तो C से D तक की दूरी भी क्या आएगी, A ही आएगी, और A का स्क्वायर, ठीक है। यानी इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको Q स्क्वायर कर देना है ना, एक लाइन और बढ़ा दो इसमें, भी क्या कर देंगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आएगा, Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और दिशा A से D की ओर थी, ठीक है। और इधर भी हम क्या लिख देंगे इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा, Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। और ये किस दिशा में आएगा, ये आएगा हमारा C से D की ओर, C से D की ओर है दिशा, C से D की ओर F3 की दिशा होगी। अब हमारे F1 F2 F3 आ गए। अब इन तीनों का परिणाम ही चाहिए हमें, इन तीनों का परिणाम ही निकालना। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। आप सबसे पहले एक काम करो देखो F1 का मान देखिए आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर, और F3 को चेक करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, यानी ये और ये सेम आ रहे हैं, यानी F1 और F3 के मान सेम है, यानी ये F1 और F3, बस दिशाएं अलग हैं, F1 F3 के जो मान आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो पहले F1 और F3 का ही क्या निकाल लें, परिणाम ही निकाल लेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे F1 व F3 परिमाण में बराबर है, परिमाण में बराबर है, ठीक है। परिमाण क्या है, बराबर है, सही है ना, दिखाई दे रहे हैं आपको, देख सकते हैं आप, है ना, परिमाण में बराबर है, यानी कि दोनों की जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल आ रही है, ठीक है। अर्थात क्या लिख सकते हैं हम इसको, अर्थात F1 बराबर F3, F1 और F3 बराबर है, इसका मतलब, ठीक है। माना F1 व F3 का परिणामी
F1 और F3 का जो परिणामी है, इन दोनों का परिणामी पहले निकाल लो आप। इन दोनों का परिणामी हमने क्या मान लिया है, F डैश है। तो मैंने इन दोनों का परिणाम देखो, F1 F3 का परिणामी निकाल लेते हैं, जो क्या आएगा, F डैश आएगा। अब वो F डैश आएगा किस दिशा में, ध्यान से देखेंगे आप। इनमें सबसे ज्यादा दिशाओं का खेल है, बस में दिशाओं का खेल है। अगर ये समझ में आ गया ना, तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, बहुत आसान होते हैं। देखिए कैसे, F1 और F3, देखो ध्यान से देखना, इनके बीच में कितना एंगल है, F1 और F3 के बीच में 90 का एंगल है। क्या एंगल है, 90 का एंगल है। तो जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में 90 के एंगल आ रहे हो, यानी दोनों वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं, तो हमेशा उनका जो परिणामी आता है, रिजल्टेंट, वो कहाँ आता है, परिणामी वो हमेशा बीचों बीच में आता है। यानी कि इस तरीके से क्या आएगा, बीचों बीच में आएगा, जो कि आपका F2 के डायरेक्शन में आ गया। तो ये जो डायरेक्शन है ना, ये F1 और F3 का जो परिणामी आया, नया जो माना हमने F1 F3 का जो परिणामी आएगा F डैश, ये उसकी दिशा आ गई, यानी कि ये आएगा आपका F डैश। सही है। तो F1 और F3 का परिणामी F डैश, जो कि किधर आएगा, F2 की डायरेक्शन में आ गया। सही है, बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। अब F डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, F डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, यही फॉर्मूला काम करेगा। कैसे काम करेगा, F1 और F3, तो एक बार तो F1 का होल स्क्वायर कर दो और दोबारा में F3 का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है। और ये जब लगेगा फॉर्मूला, जब दोनों बल कैसे में एक दूसरे के लंबवत होते हैं। कब होता है ये फॉर्मूला, जब दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो। तो F1 और F3 के बीच में 90 का एंगल बन रहा है ना। जब 90 का एंगल बन रहा होता है दो बलों के बीच में, यानी दो सदिश राशियों के बीच में, तो उनका परिणामी हमेशा इसी फॉर्मूले से निकलता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, पहले वाले का स्क्वायर कर दो, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो और अंडर रूट कर दो। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं परिणामी। और ये जब लगता है जब दोनों एक दूसरे कैसे हो, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि लंबवत हो, 90 डिग्री कोण बन रहा हो दोनों के बीच में। तो यहाँ 90 का ही एंगल बन रहा है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया है। ठीक है। अब F1 और F3 तो हमारे बराबर है ना, F1 और F3, तो क्यों ना F3 को हटा करके मैं F1 लिख दूं, तो ये F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 2F1 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ लिख देता हूँ इसका रीजन कि भाई F1 और F3 क्या है, बराबर है, इसीलिए मैंने F3 को हटा करके F1 लिख दिया है। और F1 का स्क्वायर और F1 का स्क्वायर, यानी 2F1 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है। तो F डैश कितना आ गया हमारा, F1 का स्क्वायर है तो बाहर आएगा, तो F1 ही हो जाएगा, अंडर रूट 2 आएगा, यानी कि F1 अंडर रूट 2 आ गया। और देखिए F1 का मान तो हमने लिख रखा है, देखो ये लिखा हुआ है, F1 का मान लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकता हूँ F1 की जगह पे, तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है। और अंडर रूट 2 ये वाला, F1 का मान लिखा और अंडर रूट 2 हमारा ये आ गया। अब ये जो हमारा F डैश आया है, ये किस दिशा में आएगा, देखो किस दिशा में आ रहा है हमारा, BD दिशा में, तो हम लिखेंगे B से D की दिशा में, ये BD दिशा में आ गया। ठीक है। तो अब मैं यहाँ से इसको रफ कर सकता हूँ, इसको F1 की वैल्यू को हटा सकता हूँ यहाँ से, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है हमें। ठीक है, ओके। और वैसे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो F1 की वैल्यू देखो ये लिखी हुई है, यहाँ तक की जो लिखी हुई है। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें, अब मेरा F1 और F3 का परिणामी आ गया F डैश, यानी इन दोनों का चक्कर खत्म, यानी ये दोनों की अब हमें बात नहीं करनी, F1 F3 की बात नहीं करनी, क्योंकि इन दोनों का परिणाम मैंने F डैश निकाल लिया है। तो इन दोनों की बात ना करके मैं केवल F डैश की बात करूंगा। तो अब मेरा बचा है F डैश जो आया इन दोनों का परिणामी वो, और F2। तो अब मेरा काम है F डैश और F2 दोनों का परिणामी निकालना। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का परिणामी F डैश आ गया, अब F2 बचा हुआ है, तो F2 को F डैश के साथ करेंगे जो नया आया इन दोनों का। ठीक है, ठीक। ऐसे तो जैसे ये वही चक्कर है, बिल्कुल जैसा आप सोचते हैं ना, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तीनों की, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें और जो इन दोनों का आंसर आएगा उसमें बचे हुए की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आता है। तो ऐसे ही करेंगे, पहले इन दोनों का परिणामी F डैश निकाला, यानी इन दोनों का जो हमारा आंसर आया वो F डैश आया है। अब F डैश के साथ बचे हुए की, ठीक है, एक साथ कर लीजिए, F डैश को बचे हुए के साथ कर लीजिए और इस तरीके से पूरा परिणाम निकल के आ जाएगा। बिल्कुल यही वाला कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखो करते हैं इसको हम कैसे करेंगे। अब देखिए एक चीज देखिए, F डैश और F2 एक दिशा में है, और मैंने क्या बताया आपको कि जब भी दो
सदिश राशियां एक दिशा में हो तो हमेशा उनको जोड़ करके परिणामी आता है। तो एफ डैश और F2 एक दिशा में, इसलिए इनको जोड़कर परिणामी निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम एफ डैश व F2 का परिणामी। ठीक है, उसको मान लिया मैंने कैपिटल F, टोटल परिणामी आ जाएगा। अब देखिए पूरा परिणामी निकल के आ जाएगा, आपका फाइनल आंसर आएगा F, क्योंकि अब कुछ बचा तो है नहीं। F1 F3 की जगह F डैश आ गया और F डैश और F2 को हम अब ले रहे हैं दोनों को साथ, तो ये हमारा सारा परिणामी निकल के आ जाएगा, यानी फाइनल आंसर आने वाला अब हमारा। तो कैसे करेंगे, F डैश प्लस F2 दोनों को ऐड करके देंगे हम। ठीक है, फाइनल आंसर, क्योंकि दोनों एक दिशा में हैं। और देखिए F डैश की वैल्यू क्या है हमारी, F डैश की वैल्यू तो हमने ये निकाली है अभी, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर और √2, फिर प्लस। अब आएगा हमारा क्या, F2, F2 का मान लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, सही है। ओके, इसको भी रफ कर सकता हूं अब मैं, इसकी जरूरत नहीं है, अब हमें लिख लिया हमने इसका मान। तो F बराबर इन दोनों को एक साथ जोड़ दो, देखो जोड़ेंगे कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, ठीक है, और Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर भी दोनों में आ रहा है, तो इनको बाहर कर दो, कॉमन कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया। तो क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखें, ये पूरी वैल्यू हमारी बाहर आ गई, तो √2 बचेगा अंदर, √2 प्लस, अब इधर से हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया और Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, यानी नीचे क्या बचा है 1/2 बचा है, केवल 1/2, इतना ही आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो ये तो निकल के आया हमारा परिणामी। ठीक है, अब इसकी दिशा और देखिए, दिशा क्या होगी भाई, F डैश भी इधर है आपका BD दिशा में और F2 भी आपका BD दिशा में, तो इनका जो परिणामी आएगा वो भी तो इसी दिशा में आएगा BD, तो वो किस दिशा में आएगा, B से D की ओर आएगा, B से D की ओर आएगा इनका परिणामी, सही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, आप इसको कई बार प्रैक्टिस कर लें, इसको अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको जरूर प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, और कहीं अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से, ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि मैंने इसमें एक एक चीज़ का रीज़न दिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपको ऐसे ही करके दे दिया, ये समझाया नहीं, हर एक चीज़ हर एक पॉइंट समझाया होगा मैंने इसका, और वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर कर लें। नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक समझ में ना आए तब तक देखो। ठीक है, और फिर भी अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, सर हमें ये दोबारा बता दीजिए, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा भी समझा दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने 28, और देखिए क्या लिखा है इसमें, एक समबाहु त्रिभुज ABC, तो आपके सामने एक त्रिभुज ABC बना हुआ समबाहु त्रिभुज है, तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं भाई। ठीक है, तो जितनी भुजा AB होगी उतनी BC है, उतनी ही CA है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज है और इसके शीर्ष A पर, शीर्ष क्या लिया है, A है, और इस पर 0.100 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। तो देखिए आप देख सकते हैं 0.100 माइक्रोकूलम आवेश मैंने ले लिया है। ठीक है, एक बिंदु आवेश रखा है B तथा C के बीच मध्य बिंदु पर, B और C के बीच में मध्य बिंदु लिया, ठीक है, और उस बिंदु को नाम दिया मैंने D। तो B और C के मध्य बिंदु को मैंने क्या लिया है, D लिया है। ठीक है, तो आपको इस मध्य बिंदु पर, है ना, यानी कि D बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। आपको D बिंदु पर निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बिंदु D पर, सही है। यदि त्रिभुज की भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है और त्रिभुज की भुजा जो है कितनी 10 सेंटीमीटर, तो देखो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं समान होंगी, आप देख सकते हैं 10-10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बिंदु D पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अगर आप जरा ध्यान से देखें, A से D, यानी कि A से D तक की हमको दूरी ज्ञात होनी चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं बिंदु D पर तीव्रता, क्योंकि हमें क्या चाहिए, दूरी भी चाहिए। तो जिस बिंदु पर निकालते हैं ना तीव्रता, और किसकी वजह से चाहिए हमें, A पर जो आवेश रखा है इसकी वजह से। तो A पर आवेश रखा है, D बिंदु पर निकालनी, तो A से D तक की हमें दूरी ज्ञात होनी चाहिए, हम तभी निकाल सकते हैं तीव्रता। ठीक है, तो इसलिए मैं A से D को इस तरीके से मिला देता हूं और AD को हम ज्ञात करेंगे। अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये जो बन गया ना AB और D, ABD क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज बन गया, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। ये क्या हो जाएगी, मध्य बिंदु, तो मतलब 5 सेंटीमीटर रह जाएगी,
ठीक है। और ये भुजा हमें मालूम नहीं है, ये हमें ज्ञात करनी है ना, एडी तो हमको ज्ञात करनी है, तो एडी भुजा हम निकालेंगे। तो हमको दो भुजाएं ज्ञात है और एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है ये, ठीक है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, सॉरी समकोण त्रिभुज, और दो भुजाएं ज्ञात है, तीसरी हम निकाल सकते हैं। यानी इस तरीके से अगर देखा जाए तो कर्ण आपको दे रखा है, आधार दे रखा है, आपको लंब ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज समकोण लिखना पड़ेगा हमें, लिख देंगे समकोण त्रिभुज कौन सा है? ADB में, ठीक है, ADB में। कैसे लिखेंगे? देखो एक तरीके से लंब है, तो लंब होता है हमारा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, यही तो होता है। और लंब हमको ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि AD, लंब क्या हमारा AD है, AD हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और कर्ण क्या है? कर्ण है हमारा AB, कर्ण हमारा AB है, और आधार हमारा BD है, कितना है? BD, ठीक। और आधार यानी कि AD कैसे निकलेगा? अंडर रूट बना सकते हैं हम इसको। AB कितना हमारा? 10 सेंटीमीटर है, 10, और हमारा BD कितना है? 5 है, सही है। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं? 10 का वर्ग 100 हो जाएगा और 5 का वर्ग 25, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 100 में 25 गए तो 75 बच गए, सही है, 75 आ गया। अब ये जो आया हमारा कितना आया? सेंटीमीटर में आएगा, और इस सेंटीमीटर को हम किस में बदल लेंगे? 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करके हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ध्यान रखना, जो भी वैल्यू आपकी सेंटीमीटर है उसमें 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करके उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर से मीटर में निकाल ली मैंने दूरी। अब आपका काम हो जाएगा, देखिए कैसा हो जाएगा। अब इसको तो मैं यहाँ से, ठीक है, रफ कर देता हूँ, क्योंकि ये हमारे 5 सेंटीमीटर है, हमको मालूम है। अब देखो हमको A पर रखे आवेश की वजह से D पर निकालना है। D पर क्या मानेंगे हम? प्लस का 1 कूलाम आवेश मानेंगे। मैंने आपको बताया जिस बिंदु पर तीव्रता निकालो उस पर हमेशा प्लस आवेश रख लो, +1 कूलाम आवेश रख लो। और +1 कूलाम आवेश पर जिधर भी दिशा आएगी बल की वही तीव्रता की दिशा। तो ये प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश, तो ये प्लस प्लस में करेगा प्रतिकर्षण, तो ये प्लस इस प्लस को नीचे की ओर धकेलेगा, प्लस प्लस में होगा प्रतिकर्षण दूर की तरफ, तो इस पर क्या लगेगा? इधर को बल लगेगा, ठीक है। तो यही क्या आ गई? तीव्रता की दिशा आ गई। तो ये किसकी दिशा आ गई? बिंदु डी पर तीव्रता की दिशा निकल के आ गई, ठीक है। तो ए के कारण बिंदु डी पर तीव्रता की दिशा नीचे आ गई, और यही हमको निकालनी है ई, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? यहां लिख सकता हूं मैं बिंदु डी पर, ठीक है, डी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। कैसे करेंगे हम? ई कैसे निकालेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r², ठीक है। और r मतलब दूरी, और दूरी कौन सी हमारी? AD है, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो 9 × 10⁹, और Q आवेश कितना हमारा? 0.100 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻⁶ कर लीजिए, ठीक है। Q/, और दूरी का वर्ग, दूरी कितनी हमारी? AD है हमारी दूरी। क्या दूरी है हमारी? इसको चाहो तो आप यहाँ दूरी को AD लिख सकते हो, है ना, AD का स्क्वायर कर सकते हो आप, ठीक है भाई। r² मतलब r मतलब दूरी, और दूरी क्या हमारे हिसाब से? AD दूरी है, तो AD का स्क्वायर। अब देखो AD हमारा कितना है? देखो हमने निकाल रखा √75 और गुणा 10⁻⁻², और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, सही है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये 9 × 10⁻9 है, ओके। ये हमारा 0.100 गुणा 10⁻⁻⁶ है, और इधर देखेंगे आप स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, यानी 75 आ गया, और 10⁻⁻² का स्क्वायर 10⁻⁻4 आ जाएगा। क्या अब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते आगे? तो जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? मैं इसका आंसर लिख देता हूं देख करके, जो आएगा 1.20 10⁵, 1.20 × 10⁵, ठीक है, न्यूटन पर कूलाम। ये इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर दें और इतना ही आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना कर सकते हैं ना।
तो आज हम केवल 2 ही क्वेश्चन लेते हैं, बाकी क्वेश्चंस लेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। देखिए ध्यान से करते चलिए आप, ये मत सोचिए कि आज सर ने 2 ही क्वेश्चन कराए। ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, सही है। अब देखो जो आपको क्वेश्चन नंबर 27 कराया था वो 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, और 28 अभी नहीं आया लेकिन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ठीक है। और 27 वाला मैंने बता ही दिया 2000 में आया था, सन 2000 में आ चुका है वो। तो इस तरीके से देखिए ये डायग्राम वाले क्वेश्चंस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की बोर्ड में वो डायग्राम वाले ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इनको इग्नोर ना करें।